सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं प्रहलाद सिंह शेखावत करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर आज बात करेंगे टॉप एमसीक्यूज के बारे में। क्लास शुरू करें उससे पहले जानते हैं कि आज का दिन महत्वपूर्ण क्यों है, या कह सकते हैं कि 1 नवंबर 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दिवस की बात करें तो आज भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनको आज स्थापना दिवस के तौर पे उनको मनाया जाता है। बात करते हैं सबसे पहले 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश, 1 नवंबर 1956 को कर्नाटका, 1 नवंबर 1956 को केरला, 1 नवंबर 1956 को छत्तीसगढ़ भी और 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश। इसके अलावा दो ऐसे राज्य हैं जो 1 नवंबर 1966 को बने हैं और 1 नवंबर के दिन इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके आगे की बात मैं आपको बताऊं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर, भाषाई आधार पर बनने वाले जो राज्य थे उसके अंदर आंध्र प्रदेश सबसे पहला था। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी का नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसके अंदर यह कहा गया कि भाषाई आधार पर भी हम राज्यों का गठन कर सकते हैं। इसके लिए और दो इनके सदस्य थे जिनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू और जो दूसरे सदस्य थे उनका नाम था के.एम. पाणिकर। इन तीन सदस्यों की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर यह माना गया कि कोई भी राज्य अपनी भाषा, संस्कृति और राज्य की अखंडता को किसी प्रकार का बिना नुकसान के बिना अगर राज्य पुनर्गठन के अलावा कोई भी राज्य की अगर डिमांड करते हैं तो जो डिमांड्स उसको मान लिया जाएगा। और उसी के संदर्भ के अंदर 1 नवंबर को इन सभी राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं आज की टॉप एमसीक्यूज की सीरीज का पहला प्रश्न और देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा की शुरुआत करी है। भारत के अंदर दो ऐसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो 5G कह सकते हैं, 4G कह सकते हैं, इनके बारे में जो टेक्नोलॉजी में जो इंटरनेट या दूरसंचार की जो सेवाएं प्रदान करती हैं उन कंपनियों का नाम, शीर्ष की जो कंपनी है उनका नाम है एक तो एयरटेल और दूसरा है रिलायंस जियो। इनके माध्यम से दूरसंचार की सेवाएं भारतवर्ष के अंदर जो है प्रस्तावित करी जाती हैं। इसका जो आंसर होने वाला है गीगाबिट ब्रॉडबैंड की शुरुआत किसने करी है, उसका आंसर होने वाला है रिलायंस जियो इन्फोकॉम। इसी की क्यों इसकी शुरुआत की आवश्यकता पड़ी, तो कह सकते हैं कि ग्रामीण एरियो के अंदर जहां पे दूर दराज है, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे कनेक्टिविटी और ज्यादा अच्छी सुचारू रूप से उसको लागू किया जा सके, वहां पे उसको प्रसारित किया जा सके, जिसके अंदर पहले ऐसी कनेक्टिविटी उपग्रह के माध्यम से नहीं संचालित होती थी। और इसी के लिए उन लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए रिलायंस ग्रुप है उसने रिलायंस जियो इन्फोटेक के माध्यम से इस सुविधा को शुरुआत करी है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा ब्रॉडबैंड सेवा जियो स्पेस फाइबर की शुरुआत करी है। इसका जो उद्देश्य के बारे में हम जान सकते हैं कि भारत के दूर दराज के क्षेत्रों के अंदर हाई स्पीड इंटरनेट को सुलभ कराने के लिए, दूर दराज के अंदर ऐसे ऊंचाई वाले स्थान जहां पे इंटरनेट नहीं पकड़ता है या कह सकते हैं इंटरनेट का नेटवर्क जहां पे नहीं आता है, उन्हीं को और ज्यादा लक्षित करने के लिए, टारगेटेड करने के लिए इस प्रकार की शुरुआत की गई है। और ये क्या है, ये एक उपग्रह आधारित सेवा है जिसके माध्यम से उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो ये दो प्रकार की कंपनियां भारतवर्ष के अंदर काम कर रही हैं, जिसके अंदर एक तो एयरटेल है और दूसरा रिलायंस जियो का है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार किस भारत के राज्य में कैंसर की वृद्धि के सबसे ज्यादा उसकी दर में बढ़ोतरी की गई है। पूछा जा रहा है कि वैसे तो कैंसर एक लाइलाज बीमारी है और इसका समय पे अगर उपचार अगर करवा लिया जाए तब तो ये ठीक हो सकता है, अन्यथा इसके जो परिणाम है वो काफी घातक हो सकते हैं और मरीजों को मृत्यु तक प्राप्त हो जाती है। सवाल पूछा जा रहा है कि अभी कैंसर के जो रोगी हैं उनकी वृद्धि दर, या कह सकते हैं कि कैंसर रोगियों की तादाद किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तो मैं आपका उसका आंसर बता दूं, एक उत्तर पूर्वी
राज्य है, छोटा सा राज्य है जिसका नाम मिजोरम है। और मिजोरम के अंदर हाल ही के दौरान ये देखा गया है कि मरीजों की तादाद, कैंसर के जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ रही है, जिसके अंदर महिलाओं के कैंसर जो होते हैं, एक तो होता है गर्भाशय के अंदर होता है, एक ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनकी तादाद भी ज्यादा से ज्यादा वहां पे बढ़ती चली जा रही है। भारत के बनिस्बत अन्य राज्यों की तरफ से देखते हैं तो वहां पे तादाद वृद्धि दर ज्यादा देखने को मिल रही है। मिजोरम के बारे में कुछ मान्य चीजें बताता चलूं आपको। देश का दूसरा कम आबादी वाला राज्य है तो मैं आपको बता दूं कि सिक्किम। सिक्किम राज्य भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है, कम आबादी वाला। ठीक है, यह देश के उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर स्थित है। पूर्व के अंदर और दक्षिण के अंदर म्यांमार, जिसको क्या कहा, इसको पहले बर्मा भी कहा जाता था और वर्तमान में इसको म्यांमार भी कहा जा रहा है। पश्चिम के अंदर बांग्लादेश की सीमा भी इसके साथ में टच होती है। मुख्यमंत्री की बात करें तो जोरामथंगा इसके मुख्यमंत्री है और राज्यपाल की अगर बात करते हैं तो हरिबाबू कंभमपति इसके यहाँ पे राज्यपाल है। लोक नृत्यों की बात करी जाए तो यहाँ पे खल्लम, चेलम, थंगलाम और चेराव नाम के यहाँ पे नृत्य करे जाते हैं। और त्योहार अगर बात करते हैं यहाँ पे तो चपचारकुट एवं थल फवांगकुट नामक यहाँ पे त्योहार भी मनाए जाते हैं। 21 जनवरी 1972 को पहले केंद्र शासित प्रदेश का इसको दर्जा प्राप्त था। उसके बाद इसको अगर कह सकते हैं पूरे राज्य की जो उसकी स्थापना कह सकते हैं घोषणा की गई थी, ये कही गई थी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की घोषणा 20 फरवरी 1987 को की गई थी और भारत का ये 23वां राज्य बना था। एक बार दोबारा सुनिए, 20 फरवरी 1987 को ये इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और उस समय भारत का ये 23वां राज्य था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, 2023-2024 के लिए किस प्रमुख खरीफ की फसलों के प्रारंभिक अग्रिम अनुमान के अनुसार किस फसल के प्रमुख के उत्पादन के रूप में इसका गिरावट का अनुमान दर्ज किया गया। भारत के अंदर दो प्रकार की फसलें सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा के अंदर उत्पादित किए जाते हैं, जिसके अंदर गेहूं व चावल। ये संपूर्ण भारत के लगभग कह सकते हैं सभी जो है वो राज्यों के अंदर इसको उत्पादन इसका किया जाता है। सवाल पूछा जा रहा है कि इस बार अग्रिम जो अनुमान है उसके अंदर ऐसी कौन सी फसल है जिसमें उसके उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। उसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है चावल। चावल के बारे में कुछ मैं अन्य चीज आपको बताऊं कि पिछले वर्ष की तुलना के अंदर देखा जाए तो 3.7% की कमी को दर्शाता है। भारत के अंदर चावल का कटोरा अगर किसी राज्य को कहा जाता है उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत उन शीर्ष 3 देशों के अंदर शामिल है जहां पे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा चावल उत्पादित किया जाता है। प्रथम स्थान की बात करें तो चाइना है, नंबर 2 पे भारत है और नंबर 3 पे जापान है। और भारत की अलावा अगर भारत के राज्यों की बात करें तो सर्वप्रथम मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो चावल है वो पश्चिमी बंगाल के अंदर उत्पादित किया जाता है। नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 3 पे पंजाब है। विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश वो आप देख पा रहे हैं कि चाइना है, जबकि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल की किस्मों के बारे में भी अगर बात करें, चर्चा करें तो देखते हैं कि बासमती है, माही सुगंधा है, कस्तूरी है, पूसा, बासमती। इसके अलावा भी अन्य स्थानीय स्तर पे भी बहुत सारी फसलें या उनकी किस्में यहाँ पे बोई जाती हैं। तो भारत का एक प्रमुख उत्पादन करता एक राष्ट्र है और एक प्रमुख खाद्यान्न भी भारत का सबसे ज्यादा लोगों के खाए जाने वाले जो जितने भी प्रकार के जो अभी यहाँ पे अनाज होते हैं उसके अंदर चावल का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य अभ्यास काजिंद 2023 संपन्न हुआ है। इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान पहले रूस का ही एक भाग था, रूस का भाग है और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इस प्रकार के जो राष्ट्र हैं जो रसिया से ही वो अलग हुए हैं। जब सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तब इसके अंदर से सारे देश निकले। भारत के साथ में अन्य देशों के साथ में काफी अच्छे संबंध है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत के साथ में अन्य देश जो है वो रक्षा से कह सकते हैं या संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते रहते हैं। उसी की कड़ी के अंदर काजिंद एक ऐसी एक्सरसाइज है जो भारत और कजाकिस्तान के मध्य करी जाती है। चलिए देख लेते हैं, भारत और कजाकिस्तान के मध्य काजिंद नाम की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है और
इसके अलावा बात करें तो भारत और सिंगापुर नौसेना के बीच में सिम्बैक्स किया जाता है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के साथ में किया जाता है। मित्र शक्ति जो अभ्यास है वो किया जाता है किसके साथ में? भारत और श्रीलंका के बीच में। और भारत और मैत्री और अभ्यास जो है भारत और थाईलैंड के बीच में। संप्रति भारत और बांग्लादेश में सूर्य किरण जो नेपाल के साथ में अभ्यास किया जाता है। इसके अलावा नोमेडेक्स की बात करें तो वो यह भारत और मंगोलिया के, और एक्वेरन जो है वो किया जाता है मालदीव के। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे अन्य देश हैं जिसके साथ में भारत ज्वाइंट एक्सरसाइजेज करता है। जो महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेज थी वो मैंने स्लाइड के माध्यम से आपको दर्शाई है। और वर्तमान में 2 ऑपरेशन काजिन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कजाकिस्तान के साथ में भारत के संदर्भ में किया गया, उसका आंसर जो होने वाला है वो काजिंद है, जो किसके साथ में? कजाकिस्तान के साथ। ये इसका आंसर रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 5वां, हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो यह है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक प्रकार का संगठन है जो विश्व के अंदर वित्तीय जो जितने भी प्रकार के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके अंदर आतंकवाद से संबंधित, या दूसरे नाम से इसको ऐसे जाना जाए कि गलत तरीकों से धन का प्रवाह एक दूसरे स्थान पर या अन्य देशों के साथ में उनकी बैंक्स के माध्यम से अगर किया जाता है, किसी वित्त पोषित उनको किया जाता है जो किसी भी प्रकार के वैश्विक खतरे को चुनौती देती हों या उनको आमंत्रित करते हों, उन्हीं के लिए संगठन की शुरुआत की गई थी। इसके अंदर किस देश को अभी जो है क्या कर दिया गया? ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया कि आपका भी काम ठीक है और आप उसको इस लिस्ट से हटा देते। उस राष्ट्र का नाम है अल्बानिया। इसके अलावा हम सुनते रहते हैं कि हमारा पड़ोसी देश वो भी अभी FATF के अंदर ही है, तो ये भी आपने जाना। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अभी अल्बानिया को तो बाहर किया गया है, जबकि बुल्गारिया को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। ये ऐसे देश शामिल होते हैं जिसके अंदर संगठन के अंदर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अलावा आतंकवादी रोधी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण मानकों को पूरा नहीं करते हैं। FATF की स्थापना के बारे में बात करें तो 1989 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस के अंदर है। 25 जून 2010 को भारत ने भी 34वें सदस्य के तौर पे इसमें क्या ली थी? इसकी सदस्यता को लिया था। वर्तमान में इसके सदस्य की जो संख्या की है वो संख्या कितनी है? 37 सदस्य इसके देश है। तो वर्तमान में अभी अल्बानिया एक ऐसा देश था जिसको FATF की ग्रे लिस्ट थी उसको हटा दिया गया, जबकि बुल्गारिया देश को इसके अंदर जोड़ दिया गया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेंटिंग 2023 के अंदर कौन सी इस पे रहा है? इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है बिग बास्केट। बिग बास्केट टाटा कंपनी है, उसी की एक प्रायोजित कंपनी है या उसकी मदर्स का कह सकते हैं, या छोटी कंपनी है जो व्यापार, घरेलू उत्पादन और उसकी जरूरी सेवाओं को मुहैया करवाती है। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है बिग बास्केट को। जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। टाटा के स्वामित्व वाली बिग बास्केट सबसे ज्यादा स्कोर 6 किसने प्राप्त करे? ओला, पोर्टर सबसे कम स्कोर वाली कंपनियां बनी है। फेयर वर्क इंडिया रेंटिंग्स 2000 के तहत 12 जो बड़ी कंपनियां थी उनको शॉर्टलिस्टेड किया गया था और 5 तत्वों के आधार पर उनको रैंकिंग प्रदान की गई, जिसके अंदर उचित वेतन उनको दिया जाता हो, उचित शर्तें कर्मचारियों के द्वारा मानी जाती हूं, अनुचित अनुबंध कर्मचारियों के साथ में किया जाता हो, निष्पक्ष प्रबंधन है और उचित प्रतिनिधित्व जैसी प्रकार की 5 ऐसे मानक थे जिनके डिसाइड होने से ही किसी कंपनी की रैंकिंग बन सकती है और बिगड़ सकती है। अगर खराब होने वाली कंपनियों में बात करें तो वहां पे आप देख पा रहे हैं इन कंपनियों के अंदर ओला और पोर्टर है, और जबकि अंदर 6 अंकों के साथ में सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे उच्च मानकों के आधार पे किसी को अगर नॉमिनेट किया गया उस कंपनी का नाम बिग बास्केट है, जो टाटा स्वामित्व ही की गई क्या है? कंपनी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 7। हाल ही में SBI ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वैसे तो बहुत सारे भारतीय क्रिकेटर हैं जिनको अलग अलग कंपनी की बात करें या मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें, बैंक्स की बात करें, जो बनाते रहते हैं। इसी के क्रम के अंदर SBI जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, सरकारी जो सार्वजनिक बैंक है RBI के बाद में, RBI तो एक अधिनियामक संस्था है
और वो सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा सबसे बड़ा अगर कोई बैंक है और सबसे ज्यादा शाखाओं वाला अगर कोई बैंक है वो एसबीआई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और इंपीरियल बैंक को जब इसको तोड़ करके और एसबीआई को बनाया गया था। तो इसका जो आंसर होने वाला है कि किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, उसका नाम तो है महेंद्र सिंह धोनी, जो पहले भारतीय कप्तान रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान। इसके अलावा वर्तमान में वो चेन्नई सुपर किंग के भी वो कैप्टन है। ये आपने जाना। चेन्नई सुपर किंग एक ऐसी टीम है जिसको स्पोर्ट्स के तौर पे, स्पोर्ट्स कैटेगरी की जो अगर बात होती है तो उसके अंदर उसको यूनिकॉर्न, जो स्टार्टअप कंपनी है उसके अंदर इसका नाम आता है। भारत की पहली ऐसी कोई कंपनी है या ऐसा कोई ब्रांड है जिसको यूनिकॉर्न के नाम से इसको स्पोर्ट्स के तौर पे जाना जा रहा है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। जियो मार्ट और लेज के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। हाईसेंस के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बने हैं। पूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर मोहम्मद शमी बने हैं और उबर के ब्रांड विराट कोहली बने हैं। आईसीसी में अभी सचिन तेंदुलकर को, जो वर्ल्ड कप जो भारत के अंदर आयोजित किया जा रहा है, उसके ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। ये भारत के क्रिकेट खिलाड़ी में देखे, खेलों के हिसाब से देखा जाए तो भारत रत्न अभी तक सचिन तेंदुलकर को ही मिला है। अब बात करते हैं कि एसबीआई बैंक के बारे में। एसबीआई बैंक की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1 जुलाई 1955 को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण हित भारतीय रिजर्व बैंक ने ले लिए और इसी के साथ में एसबीआई बैंक की स्थापना हुई। बात कर लेते हैं कि 1/4 बाजार के हिस्से वाला, कह सकते हैं कि 25% की हिस्सेदारी भारतीय मार्केट में बैंक के नजरिए से देखा जाए तो उसके अंदर एसबीआई का नाम आता है। इसके अलावा 22,405 देश भर के अंदर शाखाएं हैं, 65,627 के आसपास इसके एटीएम्स हैं और उपभोक्ताओं वाला भी सबसे बड़ा ये बैंक है। विश्व के अंदर 29 ऐसे देश हैं जहां पे एसबीआई की शाखाएं वहां पे वर्तमान में संचालित है। अगर अध्यक्ष की बात करी जाए एसबीआई के बैंक के जो अध्यक्ष है उनका नाम है दिनेश कुमार खारा और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, मुख्यालय इसका मुंबई में है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल हॉक प्रणाली किस राज्य में संबंधित है? तो इसका जो आंसर जाने वाला है, इसका हॉक का आपको बताता चलूं, इसका जो आंसर जाने वाला है वो तो कर्नाटका होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के साथ में मिलकर शत्रुतापूर्ण गतिविधि वॉच कर्नेल प्रणाली की इसकी शुरुआत करी गई। ये वन्यजीव अपराध प्रबंधन के लिए विशेष प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है जहां पे पोचिंग नहीं हो। पोचिंग का मतलब ये है कि इनका शिकार नहीं हो और उसी के संदर्भ में इसको बनाया गया है। इसका डेटा जो है वापस में क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। इस प्रणाली में वन और वन्यजीव अपराध भी शामिल होंगे, जिसमें वन्यजीवों को जिस प्रकार से हानि पहुंचाई जाती है उनकी संख्या लगातार कम हो रही है या शिकारियों के द्वारा बाघ और चीते जैसे जानवरों का शिकार किया जाता है, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हॉक नाम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इजाद किया गया है जिसके अंदर आपको पोचिंग जैसे जो इलीगल एक्टिविटीज है उसको आपको पकड़ने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 9। एआई सेफ्टी समिट 2023 कहां पर आयोजित होने वाला है? एआई के बारे में हम सब लोग आजकल जानने लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहां पर होगा? तो इसका जो आयोजन होगा वो होगा ब्रिटेन के अंदर। ये यूरोप का एक देश है, यूरोप का एक देश भारत के साथ में रणनीतिक, सामरिक और आयात निर्यात और वर्तमान में वहां पर ब्रिटेन के साथ में हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे भी बातचीत चल रही है। शायद भविष्य में थोड़े दिनों के अंदर भारत के साथ में ब्रिटेन एक अभी फ्री ट्रेड भी करने वाला है, एक अनुबंध ऐसा करने वाला है। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है ब्रिटेन। चलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव गोयल ब्रिटेन में होने वाले 2 दिवसीय एआई सेफ्टी समिट 2023 में शामिल होंगे। सम्मेलन के अंदर कौन कौन से देश भाग लेने वाले हैं, जिनकी सूची आप इस प्रकार देख रहे हैं। ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, इंडोनेशिया है, अपने केन्या है, सऊदी अरब है, दक्षिणी कोरिया सहित कई ऐसे देश हैं जिनके मंत्री और प्रतिनिधि वहां पे भाग लेने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 10। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन बनी है?
तो अंडर 23 का जो अभी वहां पे कुश्ती के अंदर जो प्रतियोगिता चल रही थी उसके अंदर वहां पे स्वर्ण पदक किन्होंने जीता है, उन खिलाड़ी का नाम है ऋतिका हुड्डा। ऋतिका हुड्डा ने इससे पहले भी बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल करी है, देखते हैं इनके बारे में। ऋतिका हुड्डा का संबंध रोहतक हरियाणा से, मोस्टली जो जितने भी प्रकार के चाहे पुरुष पहलवानों की बात करें चाहे महिला पहलवानों की बात करें, विशेषकर ज्यादा से ज्यादा जो प्लेयर्स आते हैं वो हरियाणा से ही आते हैं। अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप तिराना अल्बानिया में आयोजित हुई। कुश्ती विश्व चैंपियन ऋतिका हुड्डा ने अंडर 23 चैंपियनशिप के अंदर वहां पे स्वर्ण पदक जीतने वाली ये दूसरी महिला भारतीय बनी है। मिस्र के अंदर इसके अलावा इनके कौन कौन से जो उपलब्धियां देख पा रहे हैं आप, मिस्र के अंदर 2023 में अब्राहिम मुस्तफा कुश्ती रैंकिंग सीरीज के अंदर उन्होंने कांस्य पदक जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के अंदर कांस्य पदक में भी ये विजेता रही हैं। इसके अलावा मैं कुछ और चीजें आपको बता दूं कि भी वर्तमान के अंदर अभी एशियन गेम्स हुए हैं, तो एशियन गेम्स के अंदर भारत की रैंक लगी चौथी और पदक कितने जीते, 107। अभी बात कर लेते हैं, ये भी चाइना के अंदर ही हुआ था, हांगजू में हुआ था, और हांगजू के अंदर भारत ने कितने पदक जीते, 111। यहां पे भारत की रैंकिंग कितनी रही है, 5वीं। इधर कितनी रही है, 4, चौथी। कह सकते हैं कि भारत का स्थान दिनों दिन अगर खेल के मामले में देखा जाए या किसी प्रकार की इकोनॉमी में देखा जाए तो भारत दिन प्रतिदिन प्रगति करता नजर आ रहा है। खेलों की बात करें तो वहां के अंदर एशियाई जो अभी चैंपियनशिप हुई, कह सकते हैं कि एशियन गेम्स हुए तो चीन के अंदर आयोजित हुए थे, वहां पर भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया, जबकि पैरालंपिक एशियन गेम्स अभी वो भी चाइना में हुए थे, वहां पर भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो किया जाने वाला है, मैं आपको पहले और चीजें बताता चलूं कि वर्ल्ड स्टील के अंदर अगर स्टील उत्पादन की बात करें तो विश्व के अंदर सबसे प्रमुख जो स्थान है वो है किसका, चीन का अंदर। और स्टील किंग के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है लक्ष्मी निवास मित्तल को। और बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजों के बारे में, तो भारत के इसके जो चेयरमैन बने हैं वो तो बने लियोन टापोलियन, और इसके टीवी नरेंद्रन को वाइस चेयरमैन की नियुक्त किया गया। ये तो सामान्य बात है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जीएसडब्ल्यू एक सरिया आता है, स्टील का ही आता है, उस स्टील के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल जो हरियाणा से हैं, और आर.सी. मित्तल चित्तल के कार्यकारी जो चेयरमैन लक्ष्मी निवास मित्तल को भी इसके अंदर कार्यकारी का सदस्य बनाया गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विश्व के अंदर पहला किसका स्थान जाता है, चीन का जाता है। नंबर 2 पे कौन है, भारत में है। जमशेदपुर को स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर सबसे पहले स्टील का कारखाना अगर कहीं पे भी अगर स्थापित किया गया था वो टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया था, और टाटा ग्रुप ने सबसे पहले जमशेदपुर के अंदर इसकी शुरुआत करी थी। 1868 के अंदर टाटा समूह की स्थापना जमशेदजी टाटा ने करी। वर्तमान के अंदर बहुराष्ट्रीय कंपनी है और टाटा के द्वारा बहुत प्रकार के उत्पादन भी कराए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पादित भी होते हैं। इसके अलावा अन्य सेवाओं के अंदर भी उसका अग्रणी स्थान है। चलिए, तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो तो जाने वाला है कौन सा, टीवी नरेंद्रन है, और स्टील उत्पादन के बारे में अपनी सारी चीजें को पढ़ा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12, 16वां भारतीय नगरीय परिवहन सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर सबसे पहला या 16वां जो नगरीय सम्मेलन है वो यहां पे आयोजित किया गया। देखते हैं इसके बारे में। न्यू दिल्ली में हुआ, आवासन और शहरी कार्य सचिव मनोज जोशी की अध्यक्षता में इसको किया गया। अब बात करते हैं कि दिल्ली मेट्रो के बारे में। सबसे बड़े जो जितनी भी प्रकार की जो मेट्रो सिटी है वहां पे सबसे ज्यादा आबादी का आवागमन और परिवहन होता है, और उसके अंदर मेट्रो बहुत बड़ा स्थान प्ले करता है। अगर बात करें मेट्रो की तो भारत के अंदर सर्वप्रथम मेट्रो कहां चली थी, तो वो चली थी कलकत्ता में। वर्तमान में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क अगर राजस्थान पूरे भारत की बात करें तो वहां है दिल्ली। और दिल्ली के अंदर अब और चीजें देखते हैं कि भारत के मेट्रोमैन किसको जाना जाता है, किसको दिखाया जाता है, तो हो जाता है ई श्रीधरन को भारत का मेट्रोमैन भी कहा जाता है। वर्तमान के अंदर भारत के अंदर 15 ऐसी सिटीज हैं जहां पे मेट्रो वहां पर चल रही हैं। भारतीय 15 शहरों के अंदर मेट्रो सेवा है। भारत की पहली जो मेट्रो है वो चली थी 1984 में, और दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। और विश्व की अगर बात करें तो संघाई जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। कैसे, मेट्रो के हिसाब से उसको देखा जाता है। तो
तो मेट्रो रेल कंपनियों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में लगभग 22 कंपनियों ने इसमें क्या लिया था, भाग लिया था। मेट्रो मैन के नाम से अगर कोई विख्यात है, उनका नाम ई श्रीधरन है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, 37वें राष्ट्रीय खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन सा है? तो जो ऑफिशियल जो स्पॉन्सर है, अब देखिए मैं आपको बता दूं, 37वें खेलों का आयोजन अभी वर्तमान में गोवा में किया जा रहा है। 36वें खेल कहां हुए थे? 36वें खेल हुए थे गुजरात में। इसके अंदर एक खिलाड़ी है, देखते हैं, पेटीएम ने तो इसको किया ही किया। तेजस अशोक सिरसे ने पुरुषों की 110 मीटर बाधा हर्डल रेस को 37वें नेशनल गेम्स रिपोर्ट के अंदर अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान के बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और सुनील जाखड़ ने तलवारबाजी के अंदर भी स्वर्ण पदक को जीता है। इसके अलावा ज्योति आराजी ने विमेंस 100 मीटर हर्डल रेस के अंदर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है, ये इसके जो स्पॉन्सर करने वाली अगर कोई कंपनी है, उसका नाम कौन सा है? पेटीएम है। तो पेटीएम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर ने किसने रवाना किया? तो वर्तमान में हेरिटेज जो ट्रेन है वो विभिन्न राज्यों के अंदर संचालित है। बात करें तो गुवाहाटी के अंदर भी चलती है, ये गुवाहाटी में भी है, इसके अलावा सिलीगुड़ी में भी चलती है हेरिटेज, और राजस्थान में भी चलती है, केरला में भी चलती है, और बहुत सारे ऐसे जो हेरिटेज स्टेशन है वहां पे हेरिटेज जो ट्रेन वहां पे ऑलरेडी पहले से संचालित है। लेकिन बात करी जा रही है गुजरात की, तो गुजरात के अंदर जो हेरिटेज ट्रेन है वो कहां पे और इसकी शुरुआत किसने करी? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हरी झंडी के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई। देखते हैं कौन से स्थान से इसको जोड़ा जा रहा है। ये गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, उसको ग्रीन जो है वो झंडी दिखाई गई। इससे एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन द्वारा चलाया जाएगा और ये ट्रेन केवड़िया एकता नगर को अहमदाबाद से जोड़ने का काम करेगी। अब बात करते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो गुजरात में स्थित है और नर्मदा जो जो नदी है उसके पास ही स्थित है। तो स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है, यूनिटी है इसकी, गुजरात के केवड़िया के अंदर ये स्थित है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 और आज के सेशन का अंतिम जो प्रश्न है वो ये है, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इस खिताब को अपने नाम करने का जो श्रेय है वो जाता है दक्षिणी अफ्रीका को। दक्षिणी अफ्रीका ने रग्बी 2023 का जो विश्व कप था उसको उन्होंने जीता है। ऐसा कारनामा करने वाली ये ऐसी टीम है जो 4 बार ऑलरेडी पहले से रग्बी का ये विश्व कप का खिताब जीत चुकी है। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ ऐसी चीजें। दक्षिणी अफ्रीका पहली टीम बन गई है जिसने 4 बार रग्बी के अंदर विश्व कप को जीता है। इसका आयोजन कहां किया गया? इसका आयोजन किया गया फ्रांस के अंदर। इस प्रकार आज की क्लास के दौरान इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर आपने कुछ टॉप एमसीक्यू जाने, और मैं आशा के साथ कह सकता हूं कि ये जो जितने भी प्रकार के जो एमसीक्यूज हमने अभी सोल्व करे हैं फैक्ट्स के साथ में, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लाभदायक हो सकते हैं। हमारे इसकी जो कह सकते हैं कि पीडीएफ इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो देखते रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ। जय हिंद, जय भारत।